Not everybody is as organized as you are. वैसे ये मैं भी करती हूँ, वैसे मुझे बहुत आदत है। मेरे घर में एक ही बंदा है, माय हस्बैंड। वो ऐसे लगता है कि जैसे किसी शोरूम में आप आ गए, उनकी जो वार्डरोब है, वॉक इन क्लोजेट, और मेरी आप देखें तो ऐसे लगता है कि बस तो वो जैसे जो मैं डे टू डे जो चीज़ रिंग्स या वो पहनती हूँ कुछ, तो वो मेरी ड्रेसिंग टेबल पे होता है। तो मैं एक चीज़ करती हूँ, आई डोंट नो राइट है या रॉन्ग है, मैं अपनी जो मेरी हाउस हेल्प होती है लड़की, मेरे आई हैव लिव इन 24 घंटे की होती है मेरे यहाँ लड़की या औरत जो भी होती है, तो मैं उसको कहती हूँ देखो मेरे कमरे में ना ये चीज़ें इस तरह से हैं, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इनको संभालोगी। तो मैं जब शाम में आऊँगी या मगर मैं भूल जाती हूँ, सैलून चली जाती हूँ, तो ये आपकी जिम्मेदारी कि आपने संभालना है। सो दैट अगर दो भी हैं लड़कियां तो वो किसी एक की जिम्मेदारी होती है, तो वो फिर संभाल के उसको रखती है, जब मैं आती हूँ तो मेरे हाथ में देती है कि बच्चा। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक पूछना चाह रही थी कि जैसे वेरिफिकेशन की आपने बात करी, तो हमारे यहाँ तो बगैर वेरिफिकेशन के आने ही नहीं देते, और हम कभी नहीं गए वेरिफिकेशन के लिए किसी भी। आपका एरिया भी कौन सा, ये बता देना। नया नाज़माबाद में जैसे गेटेड कम्युनिटी है आपकी? जी जी, गेटेड कम्युनिटी। तो मैं यही पूछना चाहती थी, क्या ऐसा है कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि इनको जाना पड़ता है, हमें तो कभी नहीं जाना पड़ा, हमारी मेट्स जो है वो वेरिफिकेशन करवा के हमारे पास कार्ड लेकर आती हैं। तो वो जो है आपकी जो कम्युनिटी या जो एसोसिएशन होगी वो उनकी करवा देते होंगे कि आप पहले जो है करवा के फिर आ जाएं। अक्सर यही जरूर तो होता है। वो एक एसोसिएशंस भी होती हैं काफ़ी कम्युनिटीज़ की, जैसे डीएचए में है तो डीएचए वाले खुद ही उनकी वेरिफिकेशन कराते हैं। लेकिन मेरे भी बहुत ज़्यादा कोलीग्स जो वहाँ पे रहते हैं, तो वो अक्सर मुझे भेजते थे कि आप आज मैंने ये हाउस हेल्प रखा है, मैडम आप उसकी वेरिफिकेशन करा दें, चेक करवा लें। तो ये भी बहुत पॉसिबल है कि हम करें। ऑनलाइन हमारे पास है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो जो फिजिकली जाके वो बायोमेट्रिक होती है, और वो दैट इज़ वेरी जो है वो उसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उससे बहुत डिफरेंस क्रिएट होगी। अगर ये आप कभी ट्राई करें तो आपको खुद भी फील होगा कि वो बड़ा कॉशियस होकर काम करते हैं। साइकोलॉजिकली उनके ऊपर वो पड़ जाता है, प्रेशर पड़ जाता है। एक जो चीज़ आज दिया ने कही और मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात करती हूँ कि हमें थाने जाने से भी घबराहट होती है, और क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप इस पोजीशन में है, लाइक यू आर अ हाउस होल्ड नेम, और आपकी जो भी बात होगी वो हर आम औरत के जो है वो जाएगी वहाँ तक। मैं चाह रही हूँ कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप कहें कि आप लोगों को थाने जाना चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने जो थाने को एक सोशल परसेप्शन दी है कि इस पे मैं कल लिख रही थी तो मैं इस पे ज़रूर बात करूँगी कि हमने थाने को, क्योंकि ये एक ओल्ड एज कॉन्सेप्ट है कि इट्स अ मेल डोमिनेटेड स्पेस, और क्योंकि उसका क्राइम से ताल्लुक है, और जिस चीज़ को भी हम मेल डोमिनेटेड या क्राइम रिलेटेड कहते हैं, हम कहते हैं दिस इज एन इनएप्रोप्रिएट प्लेस फॉर वुमेन। सो दिस इज ऑल्सो द वे टू डिनाई देम एक्सेस टू जस्टिस। तो जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करेंगे कि थाना जाना कोई बहुत बड़ी बात है, तो तब तक हम लोग अपने जो सोशल इवल्स हैं, माशरे की जो भी बुराइयां हैं, हम उनको कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। दूसरा इसका इम्पेक्ट ये होगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस हाउस होल्ड इशू या हाउस हेल्प इशू, हम औरतों को रोकेंगे कि वो कभी भी अगर ट्रबल में हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या किसी भी किस्म का वायलेंस हो रहा है, उनको थाने नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ सम इनएप्रोप्रिएट प्लेस फॉर वुमेन विच इज़ नॉट मेड फॉर देम। हालांकि दिस इज़ नॉट ट्रू। Any place or any state institution या unit which is created for the जस्टिस ऑफ पीपल, फॉर द एक्सेस ऑफ पीपल, उसमें औरतें भी शामिल होती हैं। हाँ, और आप जितना जाएंगे आपको फील स्टाफ भी होना चाहिए ज्यादा ना, शायद वो औरत ज्यादा कंफर्टेबल, क्योंकि अक्सर बहुत से लोग कहते हैं कि कभी हमने आसपास रिपोर्ट को ऐसा किया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ, तो फिर बहुत से लोग तो पहले आके समझा देते हैं कि भी देखिए आपका घर का मामला है। जो बंदे हो ना वो समहाउ अभी भी अगर किसी से बात करें ना कि किसी डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ है, मियाँ ने बीवी को बहुत मारा, कहते हैं चलो भी मियाँ बीवी में लड़ाई हो ही जाती है, औरत इसको थोड़ा डिफरेंटली टैकल करती है। ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सिंध पुलिस ने विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स बनाए हैं, जिसमें सेपरेटली टैकल होती है, जहाँ पे औरतें तैनात हैं औरतों को सुनने के लिए। और इसके अलावा जो थानों पे भी हमारे पास विमेन पुलिस ऑफिशियल्स हमेशा डेप्यूटेड होती हैं कि अगर कोई भी वुमेन रिलेटेड इशू है तो उसको सिर्फ औरत ही डील करे। और स्पेशली मैं जिस भी जगह पे होती हूँ तो मेरा स्टाफ हर जगह आपको बहुत ज़्यादा फीमेल नजर आएंगी, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में भी फीमेल रखती हूँ और अपने थानों में भी हम लोग शिफ्ट्स में ज़्यादा खवातीन को हो कि भाई हमारी थानेदारनी से हमारी अच्छी लायक से लायक है। तो अच्छा, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मैं आपको साथ में बता दूं क्योंकि इसमें हमारे वो अटेंडेंट्स भी आ जाते हैं, हमारी वो मेल फीमेल अटेंडेंट्स भी आ जाती हैं, जो कि अगर हमारे घर में कोई हमारे बुजुर्ग हों जिनको
ज़रूरत हो नर्स की ना, वो जिसमें मेल नर्स भी आ जाती है, जिसमें फीमेल नर्स भी आ जाती हैं, तो उनको भी हायर करते हुए किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, इसके वाले से बात करने के लिए वसीम अहमद साहब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल नर्सिंग प्लेटफॉर्म के, वो भी हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं ज़रा उनकी तरफ भी जाऊंगी क्योंकि देखिए ये तमाम तो लोग जो कि हम अपनी हेल्प के लिए, तभी इसको ना डोमेस्टिक हेल्प कहते हैं, हाउस हेल्प कहते हैं, चाहे वो मेडिकली केयर के लिए आपके पास आ रहे हो, आपके साथ रह रहे हों, चाहे वो आपके घर के किचन को संभाल रहे हो, चाहे वो आपके घर की सफाई को संभाल रहे हो, चाहे वो आपने अगर एज ए ड्राइवर रखा हुआ है, वो कुक रखा हुआ है, ये तमाम तो लोग इसी के अंडर आ जाते हैं। इस पर बात करेंगे लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रेक से पहले हमें ज्वाइन किया था वसीम अहमद साहब ने जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल नर्सिंग प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि बहुत से लोग जिनके घरों में कोई ना कोई से बुजुर्ग मौजूद होते हैं जिनको नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है, अब उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है कि वो ये देख के ज़रूर लोग रखें कि जिनको वो रखने की क्या वो इस अहल भी हैं, क्योंकि जैसे आप छोटे बच्चे के लिए देख रहे होते हैं ना कोई खातून की जो उसका सही ख्याल रखेंगे, ऐसे ही अपने घर में किसी बीमार बुजुर्ग को या किसी बीमार शख्स को आप किसी भी बंदे को ना आप एक तरह से इनको हैंड ओवर नहीं कर सकते कि भी आपने उनकी केयर करनी है। तो वसीम साहब मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन उससे पहले एक केस है इसी हवाले से, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब अस्मा, जिनकी मेल अटेंडेंट के हवाले से कुछ इश्यूज़ हुए थे। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। जी वालेकुम अस्सलाम। तकरीबन 4 साल हो गए, मेरे अब्बू जो है पैरालाइज हो गए थे, काफ़ी ज़ईफ़ भी थे। घर पे असल में मैं जॉब करती थी और कोई मेल था नहीं घर पे, तो अम्मी भी बीमार रहती थी, तो हमने जो है एक मेल अटेंडेंट को रखा था। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि 3 से 4 महीने, तो कोर्स बहुत सी चीज़ें पे अब वो फादर्स की वो नहीं कर सकती, आपको मेल अटेंडेंट चाहिए। हाँ जी जी। और तो फिर ये हुआ कि 3 से 4 महीने ही बस वो रहा। तो शुरू में तो सब अच्छा जा रहा था, मैं डेली जब आती थी ऑफिस से तो फिर ये होता था कि उनसे पूछते थे कि आपने फिजियोथेरेपी करवाई है और इस तरह रीडिंग्स वगैरह शुगर की, बीपी वगैरह की, तो कहने लगे जी मतलब रीडिंग्स मैं डेली चेक करती थी नॉर्मल और इस तरह ना, लेकिन अब्बू की कंडीशन जो थी डे बाय डे इम्प्रूव होने के बजाय ख़राब ही हो रही थी। तो ये होता है कि 3 महीने बाद जैसे रेगुलर चेकअप्स वगैरह होते हैं रूटीन के, तो डॉक्टर के पास हम गए तो उनके चेकअप्स वगैरह हुए तो उनकी जो HbA1c जो प्रीवियस 3 मंथ्स की थी वो बहुत हाई शुगर की। तो मैं हैरान हुई क्योंकि इनकी डेली रूटीन की जो मैं देखती थी रीडिंग तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल आती थी। फिर उन्होंने कहा कि इनकी फिजियोथेरेपी भी सही नहीं हो रही है, क्योंकि अगर होती तो इनमें इम्प्रूवमेंट आती, डॉक्टर ने हमें ये बताया। तो फिर घर पे आके अटेंडेंट को तो मैंने नहीं बताया, लेकिन फिर मैंने अम्मी से कहा कि आप थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस भी रखा करें। तो फिर यही हुआ कि अम्मी ने थोड़ा सा देखना शुरू किया, तो यही है कि वो अपने पास ही रीडिंग्स वगैरह लिख लेते थे और फिजियोथेरेपी भी नहीं करवा रहे थे उनकी। तो फिर ये सब चीज़ें हमने नोटिस की, तो फिर बहरहाल हमने निकाल दिया था उनको। और बाद में ये पता चला कि मेडिसिन वगैरह भी नहीं देते थे क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी, तो वो सेल आउट कर देते होंगे शायद मेडिकल स्टोर वगैरह में ना। तो बस यही हुआ। अब तो अब्बू की डेथ हो गई है, लेकिन ये है कि बड़ा मतलब जैसे अच्छी खासी पे भी दे रहे थे, सब था, लेकिन वो अपने काम ईमानदारी से कर नहीं रहे थे। तो इसका भी बड़ा ट्रॉमा होता है कि जब आप किसी बंदे पे इतना रिलाय कर रहे हो और वो फिर आपके साथ ऐसा आपको ऐसा फ्रॉड करे, आपको गोश्त करे। वसीम साहब ऐसी तमाम से सूरत हाल में क्या करना चाहिए? घर में अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो और उसके लिए आपको किसी अटेंडेंट को रखने की ज़रूरत हो, तो कितना ज़रूरी है कि हम प्रोफेशनल की तरफ ही जाएँ, किसी डिग्री याफ्ता की तरफ ही जाएँ? जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए। ये जो इश्यूज़ आप डिस्कस कर रही हैं, आप इनसे पहले भी जो गेस्ट थे उन्होंने जो प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट किए, मैं अपने बारे में बताते चलूँ। हम लोग कैनेडियन होम केयर नर्सिंग प्लेटफॉर्म अराउंड 300,000 आवर्स हम होम केयर नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं इन कैनेडा एंड इन पाकिस्तान। इट्स एन अवार्ड विनिंग कंपनी लाइक supported by the federal government of Canada and locally Aga Khan Foundation। मैम जो चीज़ें आप डिस्कस कर रही हैं बिल्कुल यही इश्यूज़ आते हैं यहाँ भी, लेकिन बीच में हम लोग एक स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी केयर गिवर्स या नर्सेज आप हायर कर रहे हैं उनकी प्रॉपर वेटिंग हो सकती है। और सबसे पहले तो हम इनका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करते हैं, एक्सपीरियंस उनका जो लेटर्स होते हैं उनको वेरीफाई करते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इशू होता है कि 12 घंटे या 24 घंटे एक पेशेंट के साथ रहना है। इट्सेल्फ एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है इस पर्सन के लिए भी जो होम केयर नर्सिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो उसका जो पोटेंशियल है उसको कितना गुस्सा आता है एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, जब पेशेंट ज़्यादातर डिमेंशिया, पार्किंसंस और इस तरह के होते हैं कि वो चिड़चिड़ापन उनमें बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे लोग जो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, इस चीज़ को भी हम चेक करते हैं कि ये जो है पर्सन कितना
इनमें स्टेमिना है बर्दाश्त करने का, और कितने ये लोग पोलाइट हैं बेसिकली। हॉस्पिटल केयर में अगर हम नर्सिंग में जाएं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। घर पे जो पर्सन जा रहा है, घर पे आपको जो पेशेंट है उसको एम्पैथी की ज़रूरत होती है, और इन लोगों में अगर वो नहीं है तो हम उनको हायर नहीं करते हैं। उसके बाद आता है लाइबिलिटी का इशू बीइंग। एम्पैथी आप कैसे चेक करते हैं मुझे बताएं? ये जो एम्पैथी चेक करना ना, तो ये अक्सर लोगों को साल जो है गुजर जाते हैं, पता चलता है कि वो भाई इस बंदे में तो बिल्कुल एम्पैथी नहीं है। कैसे पता चलता है? इनफैक्ट हमारे पास लाइक इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हम लोग उनका पहले तो जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने होम केयर किया हुआ है पहले, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रीवियस उन्होंने जहाँ जहाँ काम किया होता है हम उनसे उनका रिव्यू लेते हैं। अगर कोई पर्सन फ्रेश हमारे पास आ रहा है तो हम उसको एकदम से परमानेंट क्लाइंट पे नहीं भेजते हैं, हम लोग उनका ओरिएंट करते हैं अराउंड 7 डेज़, और उसके बाद हमारी एक सर्विस है जिसमें हम लोग लाइक 30 डेज़ कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। लेकिन उसमें जब लीव्स होती हैं इनकी तो उस पर रिप्लेसमेंट भेजना होता है हमें। तो अब जो रिप्लेसमेंट पे फिर हम इन लोगों को भेजते हैं और फीडबैक लेते हैं पेशेंट से, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं होते, तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो है ना फैमिली फीडबैक पे हम जाएं। इसके साथ साथ हमारी एक प्रोप्राइटरी अपना सॉफ्टवेयर है, मोबाइल ऐप है, जिसके ऊपर ये लोग लाइक घर जाते हैं तो चेक इन हम देख सकते हैं। एग्जैक्टली उस पर। वसीम मुझे आप ये बताएं कि अगर आपको कंप्लेन आए इनके एटीट्यूड के हवाले से, देन फिर आप उसको कैसे टैकल करते हैं? ओके मैम, कुछ कंप्लेंट्स अनबियरेबल होती है, जैसे किसी ने लाइक पेशेंट की टाइमली मेडिसिन नहीं दिया, उनको जो टास्क असाइन थे, हमारी एक मोबाइल ऐप है उसके अंदर वो असाइंड होता है, तो जब वो नहीं दे रहे होते तो वो हमें भी अपीयर, यहाँ पे 4 नर्सेज हैं ऑफिस में हमारे, तो वो ऑब्जर्व कर रही होती हैं सारे केयर गिवर्स को प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल इनको वार्निंग्स, एक ही वार्निंग में हम लोग लाइक उनको जो है ना वो टर्मिनेट करते हैं स्ट्रेट अवे। और इसके साथ साथ जो है ना फैमिली के साथ हम कम्युनिकेशन रखते हैं ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें वहाँ पे इशू क्या चल रहा है। अच्छा, बहुत सारे केसेस में सिर्फ केयर गिवर कसूरवार नहीं होता, क्योंकि फैमिलीज़ भी बहुत सारे जो है वो इनको कंपेयर करती हैं अपने मेड्स के साथ कि उनको ये लोग कम पे कर रहे होते हैं, और ऑलमोस्ट डोमेस्टिक में और पेशेंट केयर में वो फ़र्क नहीं समझ सकते, तो इनके साथ बिहेवियर उनका उस तरह का होता है। तो ये चीज़ें हम थोड़ा सा कम्युनिकेशन से हमें आइडिया होता है कि इनको कैसे हम बेटर पर्सन प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि दोनों साइड पे जो है ना हम आइडेंटिफाई कर सकें प्रॉब्लम्स को। जब आप किसी को ये अटेंडेंट जो है ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? मुझे बताएं कि ठीक है, आपने एक तो बंदा हायर जिसको किया हुआ है, जो आपकी कंपनी का पार्ट है, उसकी तो आपने सारी पीछे से देखी हुई है कि जी बैकग्राउंड चेक किया हुआ है, लेकिन जिनको प्रोवाइड कर रहे थे तो क्या आप उनकी भी पेशेंट की हिस्ट्री भी देखते हैं कि जी इनको इनका मिजाज क्या है और इनके मिजाज के लिए कौन सा अटेंडेंट है वो जो उनको सूट करेगा, या इनको ऐसे अटेंडेंट की ज़रूरत है? मैम इसमें हमारा पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले कॉल से शुरू होता है ये चीज़, उसमें जो कॉल ले रहा होता है पर्सन वो भी एक नर्स होता है, वो अच्छे से अंडरस्टैंड करता है कि पेशेंट की नीड्स क्या हैं। लेकिन बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको खुद नहीं पता होता कि पेशेंट को एग्जैक्टली किस तरह का पर्सन चाहिए, और बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है कि नर्सिंग सर्विसेज इस तरह की कोई प्रोवाइड भी कर रहा है। तो फिर हमें एक असेसमेंट विज़िट करना होता है, हम एक डॉक्टर और एक नर्स विज़िट करते हैं घर पे जाके, और उसमें पेशेंट भी हम देख लेते हैं, और इसके साथ साथ फैमिली से भी थोड़ी सी इंटरेक्शन हो जाती है, तो उससे आइडिया होता है कि ये किस तरह के लोग हैं। फिर उनका हम आईडी कार्ड लेते हैं और उसको भी वेरीफाई करते हैं, और जो भी प्राइमरी वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, वो बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है, तो उनको भी हम वेरीफाई करते हैं। अगर हमें लगे कि यहाँ पे हमें पर्सन नहीं भेजना चाहिए तो हम नहीं भेजते हैं। तो वो हमारे लिए दोनों ही साइड्स जो है ना वो लाइबिलिटी होता है कि उनकी भी सिक्योरिटी, केयर गिवर्स की भी और फैमिली की भी। और पुलिस वेरिफिकेशन केयर गिवर का तो होता ही है, और उसके बगैर हम हायरिंग नहीं करते हैं। और ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है कि हमने पुलिस वेरिफिकेशन करवाया तो उसमें उनके कुछ इश्यूज़ थे केयर गिवर्स के, तो हमने उनको हायर नहीं किया। और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि केयर गिवर्स को बोला कि आप अपने पुलिस वेरिफिकेशन करवा के लाएं, तो वो वापस ही नहीं आते, तो इट मीन्स के दे हैव सम इश्यूज़। सो उसके बाद बहुत शुक्रिया जी, वसीम हमारे साथ मौजूद थे। और जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको बोलें कि आप खुद जाकर करा के आ जाएं, या फिर खुद जाना ज़रूरी होता है वैसे मनीषा?
मेरे हिसाब से वो अगर खुद चले भी जाएंगे तो यू डोंट नो कि वो जो है सही है कि नहीं है। जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि आजकल जो है ना हर किसी चीज़ का लोगों ने अल्टरनेट ढूंढ लिया है कि मेरे पास लास्ट टाइम किसी ने वेरिफिकेशन भेजी थी तो वो मैंने नोट किया कि वो तो हम लोगों का सर्टिफिकेट था ही नहीं, और वो किसी ने जो है टेम्पर करके जो है बनाया किसी हुआ था। और में, तो इसी तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो अगर आप खुद उस प्रोसेस में एंगेज होते हैं तो यू नो कि दिस इज़ बीइंग राइटली डन, और इसी तरह का सर्टिफिकेट होता है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमने थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर वेरिफिकेशन करा दी। हाँ। और इसके अलावा हमारे पास फैसिलिटेशन सेंटर्स भी हैं कि अगर आप थाने नहीं जाना चाह रहे तो आप फैसिलिटेशन सेंटर से वेरीफाई करा लें। अच्छा, वहाँ से करा सकते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि अब मुझे भी आजकल जरा काल पड़ा हुआ है तो मैं सोची बाकी भी बाकी सबकी करा लूँ। बाउंड्री सेट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये मुझे ज़रा बताएं, और हम कैसे बाउंड्री सेट करें? सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात यह है कि आप उनसे बातें नहीं करें ना, वो काम करने आए हैं, उनसे काम जो है बस उसके हवाले से बात करें, जहाँ वो शुरू हो वहीं पे स्टॉप कर दें। मैं तो यही करती हूँ कि जैसे ही वो अपनी कहानी शुरू करती हैं, बाजी वो फलां बाजी ने ये, मैं कहती हूँ वो उनके घर का मामला उनके घर में छोड़ दो, अभी मेरे घर काम कर रही हो तो बस काम पे तवज्जो दो। तो आपको थोड़ा सा खुद भी उनको ये कहना पड़ता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बड़े मज़े से जो है ना वो बाजियाँ जो है वो डिस्कस कर रही होती हैं, पूरी कहानी फिर वो सुना भी रही वहीं होती काम कर रही होती है, उनको अगर स्नैप कर देना आप एक दफ़ा तो वो कहती है अच्छा मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ। हाँ, वैसे ये होता है, ये होता है। जहाँ दिल नहीं लगता है दाल लग जाता है पंजाबी में कहते हैं। आपको क्या लगता है कि बाउंड्रीज कैसे सेट करनी चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा टाइम जो है ना वो थोड़ा लिमिटेड रखना चाहिए, लेकिन समटाइम्स वही वाली बात है कि किसी को पूरे दिन के लिए भी ज़रूरत होती है, ये भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक और बड़ी चीज़ ऐड करना चाहती हूँ जी ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, कि हम जो है वो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट बड़ा ये पार्ट रह जाएगा, सब कुछ रह जाएगा। हाँ, ज़रूर कि जो है हम हाउस हेल्प जब रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये देखें कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो हम मैनेज कर सकते हैं। उसमें एक टर्म आती है नीट, उसको हम कहते हैं NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अच्छा, ये जो है ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है, ये एक रिसर्च है, और उसमें ये होता है कि आप एक्सरसाइज के बगैर जो है ना वो अपने वेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम मेड रख के और उसके बाद हम जो है वो जिम में भाग रहे होते हैं, फिर हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा, अब तुम ये काम करो, हम जरा एक्सरसाइज करके आते हैं। तो हम उस ही काम को अपना एक्सरसाइज का पीरियड क्यों नहीं बना सकते? तो उसमें ये होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप जो घर के काम कर रहे हैं ना, आपने किसी वक्त में बैठ के पोछा भी लगा लिया, जब आप बैठ के पोछा लगाते हैं तो आपकी सारे जो जोड़ है ना वो सारे वर्किंग में आ जाते हैं, ठीक है। आपने जो है वो जाले साफ कर दिया, आप यकीन करें थोड़ी सी देर जाले साफ करो हाथ दुखने लगता है, ठीक है। आप आटा गूंदते हैं तो आपके हाथों में वो जान ही नहीं होती कि आप आटा कैसे गूंदें। कपड़े फैलाते हैं तो प्रॉब्लम आती है आपके बाजुओं में। तो मैं एक ये चीज भी कम्युनिकेट करना चाहूंगी कि इसमें आप अच्छी खासी कैलोरीज बर्न कर जाते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा एंगल है, हाउस हेल्प नहीं है ना किसी वक्त, तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेके और आप ये अज्यूम करें कि ये वाला जो मेरा टाइम है ना ये मेरा टाइम है, ये मेरी हेल्थ का टाइम है, और उसको आप वहां पर कंज्यूम करें। घर का घर आपका साफ रहेगा और आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होंगी, आपको कहीं भागने की जरूरत और आप भी थोड़ी सी जो है ना वो एक्टिव रहेंगे। और ये प्रूवन है, ऐसा नहीं है कि ये एक टर्म है नीट जो कि ये डिफाइंड है।